नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस और यह है नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए आपका जो भी पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। आइसोकोरिक, कोरिक मतलब होता है आपका आयतन, याद रखिएगा। और आइसो मतलब होता है समान। तो आइसो आइसो मतलब होता है समान, कोरिक मतलब होता है आयतन, मतलब समान आयतन प्रोसेस। समान आयतन मतलब वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में, इस प्रोसेस में गैसें जो होती हैं यह गैलुसाक नियम का पालन करती हैं। आइसोकोरिक मतलब समान आयतन होता है, इसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट होता है और यह आपका गैलुसाक लॉ पे कार्य करता है, आइसोकोरिक प्रेस। अब यहाँ पे देखिए दो कर्व दिया है, एक दिया है आपका पीवी डायग्राम है और एक आपका टीएस डायग्राम है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रोसेस दिखा है पीवी डायग्राम पे, देखिए यहाँ पे ये वाला जो देखिए है, ये ये वाला जो है ये आपका है, नीचे एक है ऊपर दो है। जो जो दिख रहा है डायरेक्शन आप ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट से सेकंड की ओर है, यह आपका कोरिक हीटिंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखिए हीट देने में क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पे दिया है आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका जो एंट्रापी हो, सॉरी, जो, हाँ, एंट्रापी जो होता है यह भी आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम लोग हीट दिए, हीट देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पे जो टीएस डायग्राम है, इसमें टेम्परेचर 1 से 2 में टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रापी भी देख लीजिए, टीएस डायग्राम में एंट्रापी भी बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ा, एंट्रापी बढ़ी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इसलिए दिखाया गया है यहाँ पे प्रेशर बढ़ता हुआ। लेकिन ये आइसोकोरिक है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ हो गया आपको। अब नीचे है कि दो से एक प्रोसेस, अब हम दो से ऊपर से नीचे आएंगे तो दो से एक प्रोसेस हो जाएगा। ये कहलाता है आपका आइसोकोरिक कूलिंग प्रोसेस। आइसोकोरिक कूलिंग में क्या होता है, जो हीटिंग में हो रहा था उसी का जस्ट उल्टा होने लगेगा। तो जस्ट उल्टा होगा तो क्या होगा कि आपका जब आइसोकोलिक कोरिक कूलिंग होगा, जब कूलिंग में क्या होगा, आपका प्रेशर घटेगा। तो प्रेशर घटेगा तो देखिए यहाँ पे तीर नीचे हो गया दूसरे प्रोसेस में, प्रेशर घट गया। जब प्रेशर घटा तो यहाँ पे क्या होगा, कूलिंग हो रहा है। कूलिंग मतलब आपका टेम्परेचर भी घटेगा। तो इसमें टीएस डायग्राम में देखिए टेम्परेचर घट रहा है। जब टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रापी यस जो होगा वो भी घटेगा। तो यहाँ पे देखिए सब घट रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा फिगर। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो होता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हो जो फार्मूला आएगा पी प्रोपोर्शनल टू टी। अब यही फार्मूला पी वी इक्वल टू एन आर टी जो रहता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसी से होता है आपका। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गए तो वॉल्यूम हटा देंगे, एन और आर वैसे भी कांस्टेंट हैं, तो पी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा ना। तो यही लिखा है कि पी वन अपान पी टू इक्वल टू टी वन अपान टी टू। अब अब आ गया इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का आपको फार्मूला पता होगा कि डेल्टा यू इक्वल टू होता है एम सी वी डेल्टा टी। तो एम सी वी डेल्टा टी, सी वी है यहाँ पे आपका कि आपका स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है वह कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो एम सी वी डेल्टा टी आएगा। चलिए वर्क डन क्या होगा आपका, वर्क डन में देखिए वर्क डन होता है क्या कि डब्ल्यू इक्वल टू होता है आपका पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब आयतन में परिवर्तन। यहाँ में आयतन में परिवर्तन तो हो नहीं रहा है, आयतन में परिवर्तन जीरो है, मतलब कांस्टेंट है, तो मतलब परिवर्तन जीरो है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे जो वर्कडन प्राप्त होता है यह जीरो प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन इस पे ऐसे बनता है कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें वर्कडन जीरो होता है, तो अब आप वहाँ पे टिक करके आएंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्कडन जीरो होता है। अब देखिए जब वर्क डन जीरो हो गया तो आपको पता होगा जो गिवन हीट है, हीट का फार्मूला, गिवन हीट का फार्मूला क्या होता है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि गिवन हीट का जो फार्मूला होता है वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो रहता है, डेल क्यू इक्वल टू डी यू। यहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू ये दिया है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पे वर्क डन आपका जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो मतलब यहाँ पे वर्क डन जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू, अब इंटरनल एनर्जी अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि क्या होता है, एम सी वी डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि क्यू इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी। अब एम सी वी डेल्टा टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि डेल्टा क्यू आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जा रहा है, यानी कि डेल्टा यू के बराबर। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है
कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें दिया गया हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, तब आप वहाँ पे टिक करके आएंगे क्या, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वह होता है जिसमें गिवन हीट इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है और इसमें वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, अब एंथैल्पी, एंथैल्पी का आपको फार्मूला पता होगा कि एच इक्वल टू होता है एम सी पी डेल्टा टी। सी पी क्या है आपका, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट है आपका कांस्टेंट प्रेशर पर। अब देखिए चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज हम लोग निकाल लेंगे, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है आपका, साइक्लिक इंटीग्रल कर लीजिए या इंटीग्रल डेल क्यू अपान टी होता है। अब यहाँ पे डेल क्यू का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या निकाल लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे डेल क्यू का मान जो है, डेल क्यू, डेल क्यू यही तो है, देखिए यहाँ पे डेल क्यू इक्वल टू एम सी वी डी टी होता है ना, यही एम सी वी डी टी यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो एम सी वी डी टी जब रख देंगे तो देखिए क्या है आपका, एम सी वी डी टी बाई टी हो गया। अब क्या करेंगे कि सी वी कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे और जो डेल्टा टी बाई टी बचा है इसको अब हम लोग इंटीग्रल करेंगे, तो यह लाख क्या आ जाएगा, लाख टी आएगा, फिर लाख को क्या हो जाएगा, टी टू माइनस टी वन आ जाएगा। टी टू माइनस टी वन जब इसको लाख में सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एस इक्वल टू एम सी वी लाख टी टू अपान टी वन आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गया ना, आपको समझ में आ गया, लाख टी टू अपान टी वन। अब शुरू करते हैं हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना। तो आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसो मतलब होता है आपका समान, ये जो होता है आइसो है, आइसो मतलब होता है आपका समान। बेरिक मतलब जानते हैं बार, बार मतलब आप जानते होंगे कि कि प्रेशर कितना है, कहेंगे आप एक बार है, दो बार है। बार मतलब होता है आपका प्रेशर नापने वाला है, तो उसी से आप समझ जाइए, बार मतलब होता है आपका दाब, प्रेशर। तो आइसो मतलब होता है समान, बार मतलब होता है दाब, मतलब समदाबी, समदाबी प्रोसेस मतलब प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम में क्या होगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। और यह किस नियम पे कार्य करेगा, यह जो गैस रहेगा यह चार्ल्स के नियम का पालन करेगा। तो याद रखिएगा आइसोबेरिक प्रोसेस आप में जो रहेगा वह प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और यह चार्ल्स के नियम का पालन करेगा। तब देखिए क्या होगा, अब आपको पता होगा कि पी वी इक्वल टू होता है आपका एन आर टी, एन आर टी कर देते हैं, जिसमें से एन आर आपका कांस्टेंट रहता है तो इसे हटा देते हैं। अब बचा क्या कि आइसोबेरिक, बेरिक में क्या हो गया आपका प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो इसे भी हटा देते हैं, जिसमें क्या आएगा, वी प्रोपोर्शनल टू टी आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम बढ़ाने पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो डायग्राम दिया है वी प्रपोज, ये दो डायग्राम दिया है, एक दिया है आपका पीवी डायग्राम, एक दिया है आपका टीएस डायग्राम। तो आपको अभी यहाँ पे पता चला है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी जो था, ये जो था आपका एन और आर, ये आपका कांस्टेंट था, इसे हटा देते हैं, प्रेशर भी आपका कांस्टेंट हो गया। तो वी प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि अगर आप क्या करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि प्रेशर पहले से दूसरा ये है आपका होता है आइसोकोरिक एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखिए पहला जो प्रोसेस है 1 से 2 आइसोकोरिक एक्सपेंशन है, आइसोकोरिक एक्सपेंशन में 1 से 2 है। इस आइसोकोरिक एक्सपेंशन में क्या होगा, आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि वी प्रोपोर्शनल टू टी इसमें आया है। तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ रहा है, टी एस डायग्राम पे टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी जो यस का मान रहेगा ये भी बढ़ेगा, इसलिए यह जो हो जाएगा ऊपर की तरफ जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसी का जस्ट उल्टा कर दिए, आइसोबेरिक एक्सपेंशन 2 से 1 क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक कंप्रेशन, सॉरी आइसोकोरिक कंप्रेशन होगा ये। तो आइसोकोरिक कंप्रेशन में क्या होगा, आपका वॉल्यूम घटेगा। तो देखिए 2 से 1 प्रोसेस जो है इसमें वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटेगा तो आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, घटेगा। जब टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी भी घटेगा। अब देखिए यही चीज़ यहाँ पे जो रिलेशन हम लोग निकाले थे, वी प्रोपोर्शनल टू टी, यही जो फार्मूला आएगा वी वन अपन वी टी इक्वल टू टी वन अपन टी टू। अब इंटरनल एनर्जी आपका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है एम सी वी डेल्टा टी। तो यहाँ पे देखिए प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी आएगा एम सी वी डेल्टा टी ही आएगा। आइसोथर्मल में क्या आया था आपका, एम सी पी डेल्टा टी, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था तो इंटरनल एनर्जी आपका जीरो हो गया था, सॉरी
जीरो नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए इंटरनल एनर्जी जो था ये mcv डेल्टा टी हो गया। ठीक, अब वर्क डन जो है आपका देखिए, वर्क डन क्या होता है कि W इक्वल टू होता है इंटीग्रल P इंटू डी वी। तो P इंटू डी वी को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका W इक्वल टू P इंटू वी टू माइनस वी वन आ जाएगा। वर्क डन आपका वॉल्यूम कांस्टेंट तो है नहीं, इसलिए आप जब इसमें वर्क प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका वर्क डन प्राप्त होगा, क्योंकि P इंटू डी वी होता है, डी वी मतलब आयतन में परिवर्तन हो रहा है इसमें, जिसमें वर्क डन हमको प्राप्त होगा। तो यही इसका फार्मूला हो जाएगा W इक्वल टू P इंटू वी टू माइनस वी वन। अब देखिए हीट आ गया, इसमें गिवन हीट क्या होगा, गिवन हीट इक्वल टू आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बराबर होता है। बट हमें क्या पता है कि पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है। तो अब इसको अगर हम डी वी का मान निकाल लें, पी डी वी का मान निकालेंगे तो एम आर डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मान पुट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी को मान पुट करेंगे तो एम सी वी डेल्टा टी हो गया, डब्ल्यू का मान पी इंटू डी वी हो गया। अब पी इंटू डी वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये चीज़ हम लिख सकते हैं एम आर डेल्टा टी। तो पी एम सी वी डेल्टा टी और एम आर डेल्टा टी, इन दोनों में क्या हो गया, एम और डेल्टा टी कॉमन हो गया, एम और डेल्टा टी कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, सी वी प्लस आर बचेगा। और आपको पता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है। जब सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है जिसमें सी वी प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। यानी कि आपका सी वी प्लस आर की जगह पे हम लोग सी पी लिख सकते हैं। तो सी पी जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। और आपको पता होगा एम सी पी डेल्टा टी क्या होता है, यह आपका इंथैल्पी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू डेल एच। अब देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यह कौन सा प्रोसेस है जिसमें दिया गया हीट एंथैल्पी के बराबर होता है। तो आपका कहलाता है आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें गिवन हीट एंथैल्पी के बराबर होता है। तो एक चीज़ ये याद रखिएगा, यह बहुत बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब एंथैल्पी आपका मान है डेल्टा एच इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी, जाहिर सी बात है। और चेंज इन एंट्रोपी की बात आ गई, चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा कि डेल एस इक्वल टू है डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन टी। अब डेल क्यू का मान है एम सी पी डेल्टा टी, यहाँ पे हम लोग पता है एम सी पी डेल्टा टी होता है। अब एम सी पी डेल्टा टी जब रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा कि डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रल टी वन से टी टू और एम सी पी डेल्टा टी। अब यहाँ पे जब मान पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एम सी पी लाख टी टू अपॉन टी वन, लाख टी टू अपॉन टी वन। और आपको यहाँ पे पता है कि जो मान आया था वी वन अपॉन वी टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू। अब यहाँ पे देखिए टी टू अपॉन टी वन को हम क्या लिख सकते हैं, वी टू अपॉन वी वन भी लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए आप दोनों चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है, आपको टी टू अपॉन टी वन की जगह पे आप लोग वी टू अपॉन वी वन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये आ गया एंट्रोपी चेंज। अब आ गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसो मतलब होता है समान, थर्मल मतलब होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो यह जो नियम रहता है यह बायल के नियम का पालन करता है, बायल के नियम पे फॉलो करेगा ये। तो अब यहाँ पे देखिए, अब इसका पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम देख लेते हैं। अब देखिए क्या होता है, आपका जो मेन फार्मूला रहता है ये होता है आपका पी वी इक्वल टू एन आर टी। इसमें एन भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। तो यानी कि क्या आ जाएगा आपका पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी के हो जाएगा, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी के हो गया। तो अब क्या होगा कि प्रेशर अगर हम लोग क्या बढ़ाएंगे तो आपको वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटेगा। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले वाले में पहला प्रोसेस है, आप प्रेशर तो बढ़ रहा है, देखिए जैसे जैसे 1 से 2 में आपका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम
घटेगा। ये 1 यहाँ कर दीजिए और ये 2 कर दीजिए। प्रेशर जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ेगा आपका वॉल्यूम घटेगा। तो देखिए, अब प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम आपका घट रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटेगा। यही कहलाता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा आपका। और आइसोकोरिक एक्सपेंशन में हो जाएगा आपका, देख लीजिए, यही जो है समझ जाएंगे आप लोग। फिर है आपका रिलेशन आ जाएगा कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था हमारा, तो इसको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लिख सकते हैं। तो हो जाएगा ये P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, इसमें कहता है, एक चीज़ आता है कभी कभी अक्सर आ जाता है कि पीवी का मल्टीपल जो रहता है, यानी कि प्रोडक्ट, या अगर कांस्टेंट कभी कभी आता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरबोलिक प्रोसेस। तो हाइपरबोलिक प्रोसेस का देखिए एग्जाम में कैसे आएगा, कहेगा ए प्रोसेस इन विच द गैस इज हीटेड और एक्सपेंडेड इन ए सच अ वे दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे ये पकड़िए, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तब यह आपका कहलाता है हाइपरबोलिक प्रोसेस। और यह हाइपरबोलिक जो प्रोसेस होता है, इसी को बोलते हैं पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं हाइपरबोलिक प्रोसेस। और यह किसके नियम के द्वारा गवर्न किया जाता है, तो बोलेंगे आप बॉयल लॉ। बॉयल लॉ यही आपका कहलाता है, टेम्परेचर जिसमें कांस्टेंट रहता है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस भी रहता है और ये जो हाइपरबोलिक प्रोसेस रहता है, ये दोनों सेम बॉयल लॉ पे कार्य करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पे रखिएगा याद, कि यहाँ पे जो पी वी इक्वल टू अगर बोल देगा इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो यह आपका हाइपरबोलिक प्रोसेस हो जाता है। अब इंटरनल एनर्जी क्या होगा, कि इंटरनल एनर्जी मतलब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी आपको पता है कि एम सी वी और डेल्टा टी हो जाता है। डेल्टा टी आप में परिवर्तन हो नहीं रही, तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया तो आपका जो इंटरनल एनर्जी आएगा जीरो हो जाएगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें इंटरनल एनर्जी आपका जीरो होता है। तो याद रखिएगा इसे, कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा कि W इक्वल टू पी इंटीग्रल P इंटू डी वी हो जाएगा। तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो इससे P का मान निकालेंगे तो यह C/V आ जाएगा। C/V, अब देखिए इसमें डी वी हो जाएगा, C/V इंटू डी वी। अब डी वी को क्या लिख सकते हैं, जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो log V2/V1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या निकाले थे, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकाले थे। अब इस कॉन्स्टेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वी लिख सकते हैं। तो यही देखिए यहाँ पे लिखा गया है, C के जगह पे P1 V1 लिखा गया है। P1 V1 लग V2/V1 हो जाएगा। और यहाँ पे अब आपको भी पता होगा कि पी वी इक्वल टू का होता है NRT/MRT, जो भी हो। अब यहाँ पे हो जाएगा पी वी इक्वल टू MRT। अब यहाँ पे MRT हम लोग पुट कर देंगे पी वी की जगह पे, तो पी वी इक्वल टू MRT लग V2/V1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कहता है, कि प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए, टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट, यहाँ पे आपको बोला है टेम्परेचर कांस्टेंट, वहाँ पे लेकिन हाइपरबोलिक जो था वहाँ पे बोला था क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे बोला है टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो दैट ड्यूरिंग द एक्सपेंशन और कंप्रेशन इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और यह बॉयल लॉ के नियम का पालन करता है। तो बॉयल लॉ के नियम का पालन करता है ये। अब गिवन हीट क्या होगा, तो देखिए गिवन हीट इक्वल टू आपको पता होगा कि डेल क्यू इक्वल टू या डी यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा इंटरनल एनर्जी जीरो, इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो आपका वर्क डन के बराबर हो जाएगा इन गिवन हीट। तो क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें दिया गया हीट वर्क डन के बराबर होता है, तो ये रहता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या आता है कि जो दिया गया हीट वर्क डन के बराबर होता है और इसमें इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब आगे एंथैल्पी, एंथैल्पी जो होता है डेल एच इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी होता है, आपको भी पता है। तो एम सी पी डेल्टा टी होता है तो क्या होता है, इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर चेंज जीरो, जब टेम्परेचर में चेंज जीरो हो जाएगा
तो आपका एंथैल्पी जीरो हो जाएगा। जब पूछता है कि कौन से प्रोसेस में एंथैल्पी जीरो होता है, तो आप बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में एंथैल्पी जीरो होता है। अब चेंज इन एंट्रोपी की बात करें तो देखिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा कि डेल एस इक्वल टू डेल क्यू अपन टी। अच्छा, आप बोलेंगे एंट्रापी, एंट्रापी देखिए यह होता है उष्मा, उष्मा अगर देंगे तो एंट्रापी बढ़ेगी, उष्मा निकाल लेंगे तो एंट्रापी घटेगी। इसका टेम्परेचर से भी रिलेट एकदम से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एंट्रापी रहता है यह सिर्फ और सिर्फ हीट पर निर्भर करता है। अगर आप हीट देंगे तो एंट्रापी बढ़ेगी, हीट अगर सिस्टम से निकालेंगे तो उसकी सिस्टम की एंट्रापी घट जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए डेल्टा एस इक्वल टू दिया है इंटीग्रल डेल क्यू अपॉन टी। तो यहाँ पे डेल क्यू का मान डेल क्यू अपॉन टी हो जाएगा, तो 1/t हो जाएगा, फिर डेल क्यू को आपको डेल क्यू हो गया। तो डेल क्यू का मान कितना आया था, डेल क्यू का मान आया था mr log v2 अपन v1 आया था। अब यहाँ पे पुट कर देंगे डेल क्यू का मान, तो ये हो जाएगा आपका mr log v2 अपन v1। अब आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस यानी कि रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो देखिए जो एडियाबैटिक इसमें यानी कि आपका जो रहता है हीट, यह आपका कांस्टेंट होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए जो रहता है एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि जो गैसें होती हैं यह पॉइसन के नियम का पालन करती हैं। ठीक, पॉइसन के नियम का पालन करती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो आता है डायग्राम, उसका डायग्राम ये बनता है, पीवी डायग्राम पर ये बनता है और टीएस डायग्राम पर ये डायग्राम बनता है। तो देखिए टीएस डायग्राम में क्या है, इसमें हीट नहीं दे रहे हैं, इसमें हीट क्या होता है कांस्टेंट। जब हीट नहीं देंगे तो क्या होगा, आपका एंट्रापी बोले हैं अभी आपको ना, जो एंट्रापी रहता है यह सिर्फ और सिर्फ हीट पे निर्भर करता है। अगर हीट देंगे तो एंट्रापी बढ़ेगी, हीट निकाल लेंगे तो आपकी एंट्रापी घटेगी। लेकिन जब हम हीट देंगे ही नहीं तो एंट्रापी आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसलिए जो टीएस डायग्राम होता है यह आपका एक सीधी लाइन प्राप्त होती है, लंबवत लाइन। तो यह आपका एंट्रापी कांस्टेंट हो गया। अब रिलेशन क्या आएगा, तो देखिए इसका रिलेशन आता है आपका पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, और दूसरा आता है इसका कि टीवी का पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, और तीसरा आता है आपका टी का पावर गामा बटे पी का पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। बाकी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप इसको ऐसे कर सकते हैं, P1 V1 का पावर गामा इक्वल टू P2 V2 का पावर गामा, ऐसे लिख सकते हैं। फिर दूसरे फार्मूले को आप क्या लिख सकते हैं, दूसरे फार्मूले को आप लिख सकते हैं T1/T2 इक्वल टू V2/V1 का पावर गामा -1, ये लिख सकते हैं। और बचा आपका तीसरा फार्मूला, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको T1 का पावर गामा बटे P1 का पावर गामा -1 इक्वल टू T2 का पावर गामा बटे P2 का पावर गामा -1। या आप इसी को एक दूसरे को पक्षांतर करके भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो आएगा यह आपका mCV डेल्टा टी के बराबर आएगा। और जो वर्कडन प्राप्त होगा, तो वर्कडन देखिए क्या होता है आपका, इक्वेशन होता है आपका पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए इसको एक बार आपको पी गामा इंटू वी का पावर गामा -1 इंटू डी वी हो जाएगा, फिर वी का पावर गामा इंटू डी पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा पी अपॉन वी इंटू डी वी प्लस डी पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा कि गामा पी डी वी इक्वल टू वी डी पी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी वी इक्वल टू एम आर टी, कि ये को होता है आपका पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी इक्वल टू एम आर डेल्टा टी। इसमें जब पुट करेंगे इसको भी, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो आपका यही तो आएगा, ये वाला जो है कि एक बार पी डी वी हो जाएगा इंटू वी डी पी आएगा, इन दोनों का योग आएगा इक्वल टू एम आर डेल्टा टी पे आ जाएगा। फिर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, घटा देंगे। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट जब घटाएंगे, ये पी डी वी इंटू 1 माइनस गामा इक्वल टू एम आर डेल्टा टी आएगा। इससे पी डी वी का मान निकाल लेंगे हम लोग, जब निकालेंगे तो पी डी वी इक्वल टू आएगा एम आर टी अपॉन 1 माइनस गामा।
अब इसका अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। जब इंटीग्रल करेंगे तो आपका दोनों तरफ का इंटीग्रल में आपका ऐसे आ जाएगा। जब ये आ जाएगा, अब आपको पता होगा कि इंटीग्रल पी डी वी जो होता है यह आपका वर्क डन के बराबर होता है। पी डी वी जो होता है यह वर्क डन के बराबर होता है। तब यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका वर्क डन। अब यहाँ पे ये इसके जगह पे आ गया आपका वर्क डन आ गया। और एम आर बाई वन माइनस गामा ये आपका कांस्टेंट होता है, तो ये बाहर आ गया है। और ये इंटीग्रल डी टी का जो आएगा ये आपका टी टू माइनस टी वन आ जाएगा। तब यहाँ पे आपका आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो एम आर टी टू माइनस टी वन अपन वन माइनस गामा। अब आपको पता होगा कि हम लोग लिख सकते हैं एम आर टी टू क्या होता है कि पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है। अब इसको पी वन वी वन अगर इसको हम लिख दें एम आर, पहला देखिए एम आर टी टू हो जाएगा माइनस एम आर टी टू अपन वन माइनस गामा। तो ये हो जाएगा आपका पी वन वी वन, ये हो जाएगा टी वन हो जाएगा। अब टी टू का मान ऐसे निकालेंगे, पी टू वी टू और टी टू ऐसे करके करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपन गामा माइनस वन। तो ये फार्मूला नीचे वाला बन जाएगा। तो दोनों फार्मूला में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। अब गिवन हीट का बात आ गया, तो गिवन हीट देखिए क्या होता है कि जो डेल क्यू इक्वल होता है इसमें हम लोग हीट देते नहीं हैं, तो हीट में चेंज जीरो हो गया, यानी कि इसमें हीट कांस्टेंट रहता है। जब हीट कांस्टेंट हो गया तो आपका क्या हो जाएगा, जो वर्क डन होगा वह इंटरनल, जितना वर्क डन होगा उतना इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाएगी। जितना वर्क डन आप, जैसे कोई सिस्टम है, मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इसमें आप तो हीट तो दे नहीं रहे हैं, हीट तो आप दे नहीं रहे, जो क्यू है यह आप दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका कार्य प्राप्त हो जा रहा है। ये कार्य कैसे प्राप्त होगा भाई, उसकी इंटरनल एनर्जी जो यू का मान है इसमें कमी आएगा, जितना ये कमी आएगा उतना ही ये वर्क डन प्राप्त होगा। यही इसका कहने का मतलब है। अब देखिए, अब एक सीधे सीधे मोटे मोटे तौर पे आप लोग समझ जाइए कि जो भी प्रोसेस आपका घंटों में होता है, मतलब कईयों घंटों में होता है, तो वह आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। मतलब यह बहुत स्लो प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। अब जो मिनटों में हो जाता है यह आपका होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। जैसे कि आपके कुकर से जो सीटी निकलता है वो आपका होता है मिनटों में होता है, तो होगा आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो जाएगा ये। अब सेकेंडों में जो होता है, सेकेंडों में जो होता है यह होता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आप कुछ चीज़ यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एडिशन इतना स्लो होता है कि इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। यह मतलब आइसोथर्मल इतना स्लो प्रोसेस होता है कि इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और आइसोथर्मली प्रोसेस देखिए यहाँ पे, आइसोथर्मल वेरी स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है ये। अब एडियाबैटिक की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हीट ऐड करने का समय ही नहीं मिल पाता है, फिर भी वर्क डन प्राप्त हो जाता है। यह इतना एडियाबैटिक प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हीट आप ऐड कर ही नहीं मिल पाते हैं, लेकिन वर्क डन प्राप्त हो जाता है। यह वर्क डन इंटरनल एनर्जी को खर्च करके प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वही बात है ना, जितना वर्क डन प्राप्त होगा उतना इंटरनल एनर्जी में कमी आ जाएगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ाने पर आपका टेम्परेचर का मान क्या होता है, घट जाता है। वॉल्यूम बढ़ाने पर टेम्परेचर का मान घटता है। और एंथैल्पी देखिए क्या आएगा, एम सी पी डेल्टा टी आ जाएगा। और चेंज इन एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, एडियाबैटिक में ना तो हीट दे रहे हैं ना तो ले रहे हैं, तो आपका एंट्रोपी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो एंट्रोपी देखिए यहाँ पे अब कांस्टेंट हो गया। अब देखिए इस प्रकार जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग पढ़ लीजिए कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है सिर्फ और सिर्फ उसी को हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, किंतु इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग आइसेंट्रोपिक नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा इसे कि जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है सिर्फ वही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, जबकि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होता है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि सभी जितने भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं वह सभी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं,
लेकिन सभी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आपके रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं होते हैं। याद रखिएगा कि जितने रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं यह आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बिल्कुल होंगे, लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हों वह रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हों, यह ज़रूरी नहीं है। याद रखिएगा इसे। अब आगे आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस द जनरल लॉ फॉर एक्सपेंशन ऑन कंप्रेशन ऑफ गैसेज, इसमें जो रहता है, जो नियम रहता है वह पीवी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। ये आपका फार्मूला होता है, यानी कि मास्टर फार्मूला होता है, इसे आप समझ लीजिए। इसमें एन का मान जैसे जैसे चेंज करेंगे आपको सारे प्रोसेस मिलते रहेंगे, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, सारे के सारे प्रोसेस इसमें एन का मान चेंज करके हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। मतलब यह समझ लिए एक मास्टर प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एन का मान चेंज करके सारा प्रोसेस निकाल लेते हैं। तो आपको पीवी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। जब एन का मान हम लोग जीरो रखेंगे, एन का मान जीरो रखेंगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर वी का देखो, किसी आप लोग किसी भी का पावर जीरो हो मतलब उसका वन मान आता है, इसका मान वन आएगा। वी का पावर जीरो अगर रखेंगे, पावर किसी का भी जीरो हो उसका मान वन आता है। तो यानी कि आपका यहाँ पे फार्मूले में रखेंगे तो पी इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। जब पी कांस्टेंट हो जाएगा तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसोबेरिक प्रोसेस। जब हम लोग वन रखेंगे, वी का पावर वन रखेंगे तो यह बन जाएगा आपका क्या, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। जब पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया तो ये क्या कहलाएगा, आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें एन का मान जब वन रखेंगे तो यह आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाएगा। और जब गामा रख देंगे, अब पीवी का पावर गामा, जब एन का मान गामा रखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगा। और जब एन का मान इनफाइनाइट रखेंगे तो क्या बन जाएगा, आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा। तो यह होता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। यह आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा एन का मान इनफाइनाइट रखने पर, यह आपका आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा। तब यहाँ पे देखिए जो रिलेशन बनेगा आपका वही है जो एडियाबैटिक का था, गामा की जगह पे बस एन आ जाता है, बस इतना सा अंतर होता है, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। तो पीवी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, टीवी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी का पावर एन माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, और तीसरा आपका आ गया टी का पावर एन बटे पी का पावर एन माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसमें देखिए जो एन का मान होता है एन जो आपका रहता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स रहता है। एन क्या रहता है आपका, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का जो मान होता है यह गामा से कम होगा लेकिन एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा रहेगा और गामा से कम होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें कि कर्व की बात करें तो ये आपका है पीवी डायग्राम, मान लीजिए पीवी डायग्राम है ये। तो पीवी डायग्राम में क्या होता है, ये आपका टीएस डायग्राम है, ये आपका है पॉलीट्रॉपिक। देखिए ये जो होता है पहला वाला जो ऊपर वाला दिख रहा है ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, और नीचे वाला जो है देखिए क्यू इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपका है एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो बीच में आता है इन दोनों को आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों के बीच में जो आता है यह रहता है आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स का, यानी कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस रहता है बीच में, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में रहता है। और कभी कभी यही पूछ लेता है कि ढाल ऐसे कभी दे देगा कि ये तीनों दे देगा, कहेगा इसमें से कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आपका पॉलीट्रॉपिक है। तो आपको बताना रहेगा कि जिसका ढाल सबसे ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पे इसका ये ढाल ज़्यादा है ना, जिसका ढाल सबसे ज़्यादा होगा वह आपका एडियाबैटिक रहेगा। फिर उससे जो कम ढाल रहेगा वह आपका पॉलीट्रॉपिक रहेगा। फिर जो उससे भी कम रहेगा, सबसे कम रहेगा, वह आपका आइसोथर्मल होगा। और यही अगर आपका ये ऐसे हो जाए यक्स अक्ष के समांतर, जब यक्स अक्ष के समांतर तो यहाँ पे क्या रहेगा, पी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। और यही जो अगर आपका ढलान है ये आपको यक्स वाई अक्ष के अगर समांतर हो जा रहा है, जब वाई अक्ष के समांतर हो जाएगा तो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी की बात आ गया, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी हो जाएगा। वर्क डन आपका जो प्राप्त होगा वो यह है पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू अपन एन माइनस वन, वही आइडियाबैटिक वाले फार्मूला रहेगा बट गामा की जगह पे एन आ जाएगा। गिवन हीट की बात करें तो गिवन हीट इक्वल आपको पता होगा कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है।
तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी वी टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, और एम आर टी वन माइनस टी टू अपन एन माइनस वन। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम सी वी ये तो सेम हो जाएगा, और एम आर डेल्टा टी है जो ये टी वन माइनस टी टू को, इसको हम लोग जब अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा सी वी माइनस आर अपन एन माइनस वन। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सी वी इक्वल टू आपको पता होगा कि सी वी इक्वल टू होता है आर बाई गामा माइनस वन, यहाँ पर रख देंगे सी वी इक्वल टू आर बाई गामा माइनस वन, और आर बाई एन माइनस वन आपको है ही पता। इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा यही फार्मूला कि गामा माइनस वन बटे गामा माइनस वन इंटू एम आर टी वन माइनस टी टू अपन एन माइनस वन। अब ये जो होता है आपका वर्क डन होता है, ये वाला जो रहता है ये जो है आपका, यह आपका वर्क डन होता है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन, वर्क डी डब्ल्यू, डब्ल्यू डी मतलब वर्क डन होता है। तो डेल क्यू इक्वल टू हो जाएगा गामा माइनस एन बाई गामा माइनस वन इंटू वर्क डन। एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी में जो होता है पॉलीट्रॉपिक का, या डेल्टा एच इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी होता है। और चेंज इन एंट्रॉपी की बात करें तो चेंज इन एंट्रॉपी डेल्टा एस इक्वल टू इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी हो जाएगा। डेल क्यू का मान हम लोग निकालना है गामा माइनस वन, सॉरी गामा माइनस एन बटे गामा माइनस वन इंटू पी इंटू डी वी बाई टी हो जाएगा। वर्क डन होता है ना, तो वर्क डन पी इंटू डी वी लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे पी वी इक्वल टू एम आर टी होता है। अब एम आर टी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई टी इक्वल टू एम आर बाई वी। तो पी बाई टी यहाँ पे जो दिया है, देखिए जो पी बाई टी दिया है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम आर बाई वी रख देंगे। तो एम आर बाई वी रखेंगे, एम आर बाई वी रखेंगे और डी वी हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रल जब करेंगे तो ये वन बाई ये लाग में आ जाएगा। तो डेल्टा एस इक्वल टू गामा माइनस एन बाई गामा माइनस वन एम आर लाग वी टू माइनस वी वन आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो गामा अब आ जाएगा आपका डेल्टा एस एम सी पी माइनस एन सी वी लाग वी टू अपॉन वी वन, आप इंटू लाग वी टू बाई वी वन आ जाएगा आपका। देखिए एक चीज़ आपको बताइए, जो आता है ये सी पी का मान है, और यह है आपका वन बाई गामा माइनस वन, ये आपका सी वी का मान होता है। तो यह हो जाएगा आपका एम सी पी माइनस एन सी वी लाग वी टू अपॉन वी वन। अब यही कि देखिए ये जो है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको मोटे तौर पे बता देते हैं। जितना भी प्रोसेस पढ़े हैं ये आपको दिख रहा होगा कि पहला है आपका रिप्रेजेंटेशन पीवी डायग्राम है, जो 1 से 2 आपका हीटिंग है, 2 से 1 आपका कूलिंग रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला है आइसोकोरिक, ये जो है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस में है। आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसमें जो फार्मूला होगा ये P1 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई T2 होता है, और यह गैलुसॉक नियम का पालन करता है। और इसमें जो वर्क डन होगा, वर्क डन है आपका 0 प्राप्त होगा, और इंटरनल एनर्जी एम सी वी डेल्टा टी के बराबर होगा। और जो हीट ट्रांसफ़र होगा यह एम सी वी डेल्टा टी डेल क्यू के बराबर हो जाएगा, इंटरनल जो गिवन हीट है। आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो क्या करिएगा, आप लोग टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हम क्या करेंगे, पीडीएफ उसमें डाल देंगे। ये पीडीएफ आपको नोट्स बनाना नहीं है, चाहिए तो आप लोग बना लीजिएगा, अपने हाथ को बढ़िया रहेगा। ये मेरे हाथ का शायद उतना हैंड राइटिंग हमारा अच्छा है नहीं इसमें, तो आप लोग बना लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएगी, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे कल से, तो उसमें आप लोग शामिल होइएगा। ऑब्जेक्टिव में हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए हीट ट्रांसफ़र आपका क्या होता है, इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। और इसमें जो एंथैल्पी आएगा वह एम सी पी डेल्टा टी आ जाएगा, एम सी पी डेल्टा टी। और जो चेंज एंट्रॉपी है यह एम सी वी एल एन टी टू अपॉन टी वन। ऐसे आपको पूरा
तो यहाँ पे एक मेन चीज़ यही है, जो काला काला आपको दिख रहा है ये आपका वर्क सब 0 0 होता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको वर्क डन 0 होता है। और जो आपको आइसोबैरिक प्रोसेस रहता है, इसमें क्या होता है कि जो गिवन हीट होता है यह आपको इंटरनल एनर्जी के बराबर, वो इंथैल्पी के बराबर होता है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका जो रहता है गिवन हीट आपको इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी आपका 0 होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और जो रहता है आपका गिवन हीट यह आपका वर्क डन के बराबर हो जाता है। और जो इंथैल्पी रहता है आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका 0 हो जाता है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में आपका क्या होगा कि गिवन हीट 0 रहता है, हम लोग इसमें हीट 0 हो जाएगा। जब हीट देंगे नहीं तो आपका जो रहेगा ये है आपका, देखिए यहाँ पे चेंज इन एंट्रापी, ये एंट्रापी का मान 0 हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन रहता है कि पीवी डायग्राम में जो एडियाबैटिक की ढाल होती है यह आइसोथर्मल की ढाल से ज़्यादा होती है, कैसे आपको सिद्ध करना है। तो वहीं हम आपको बताए थे ना कि ऐसे करके आपको क्वेश्चन आएगा कि 3 क्वेश्चन, ये आपका पीवी डायग्राम था, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे 3 करके था ना। ये बोले थे हम आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, फिर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, फिर ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस था, बोले थे ना एडियाबैटिक प्रोसेस। यही चीज़ बोल रहा है कि कैसे आप सिद्ध करिए कि कैसे कि पीवी डायग्राम में एडियाबैटिक की ढाल आइसोथर्मल की ढाल से ज़्यादा होती है। मान लीजिए ये 1 से 2 है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो देखिए फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, आपका पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। इसको हम लोग इंटीग्रल करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको क्या आ जाएगा, पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी। अब इससे क्या होगा कि डी पी अपन डी वी का मान निकालेंगे तो माइनस पी अपन वी आ जाएगा। ये आपका आइसोथर्मल के लिए हो जाएगा। तो आइसोथर्मल है यानी कि यहाँ पे देखिए इसलिए हम लोग टी कांस्टेंट लिख दिए हैं कि डी पी अपन डी वी इक्वल टू जो है टी इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी कि आइसोथर्मल के लिए, और इसका मान होगा माइनस पी अपन वी। आइडियाबैटिक के लिए क्या होता है कि पी वी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको भी जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और इससे डी पी अपन डी वी का मान निकालेंगे तो यह माइनस गामा पी अपन वी आएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों को भाग दे देंगे। ये जो पहला इक्वेशन था, ये जो पहला इक्वेशन था, पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन ये आपका ये आ रहा है, इन दोनों को भाग दे देंगे, दूसरे में से पहले वाले को भाग कर देंगे। तो आपका यही आएगा ना कि डी पी बाई डी वी, ये आपका एडियाबैटिक कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। अब ये जो गामा आ गया है, अब गामा इक्वल टू क्या होता है, सी पी अपन सी वी होता है। अब आपको पता होगा कि सी पी अपन सी वी का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा होता है मतलब सी पी का मान ज़्यादा होता है और सी वी का मान कम होता है। तो आपको इससे पता चल गया कि इसका मान ज़्यादा होता है। और आपको पता होगा कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर के बराबर भी होता है। इसमें जो सी पी रहेगा यह अधिकतम होता है और सी वी का मान कम होता है। तो यानी कि आपका पता चल गया, सीपी का मान ज़्यादा है मतलब आपका एडियाबैटिक की ढाल ज़्यादा होगी, और ये क्या है आपका आइसोथर्मल की ढाल कम होगी। इसलिए जो पीवी डायग्राम जो बनता है ये पी है, वी डायग्राम है, इसकी ढाल ज़्यादा होगी, किसकी, एडियाबैटिक की। एडियाबैटिक की ढाल ज़्यादा होगी और आइसोथर्मल का जो होगा वह ढाल कम होगा। अब आ गया, अब यही इसी का उल्टा होता है टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम में क्या होता है कि आइसोकोरिक की जो ढाल होती है वह आइसोबैरिक की ढाल से ज़्यादा होती है। क्यों, आपको सिद्ध करना है। तो जो टीएस डायग्राम में आपको सिद्ध करना है तो सेम प्रोसेस वही है। देखिए इसकी ढाल ज़्यादा है और इसकी ढाल कम है। ये आपका आइसोकोरिक है, ये आपका आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है कि जो डेल डी एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी, बट डी क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका एम सी वी डेल्टा टी होता है। एम सी वी डेल्टा टी होता है तो यहाँ पे क्यू को मान रख देंगे, तो आपका डेल एस इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी बाई टी आ जाएगा। तब यहाँ पे डेल्टा टी अपन डी एस जो है वो कांस्टेंट वैल्यू पे निकालेंगे तो टी बाई एम सी वी आ जाएगा। ये समीकरण पहला हो जाएगा। फिर आइसोबेरिक के लिए ऐसे निकालेंगे
तो डी एस इक्वल टू डेल क्यू अपन टी हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि डेल क्यू इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी होता है आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग क्यू का मान, जब क्यू का मान ये जो है रख देंगे तो आपका एम सी पी डी टी अपन टी आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करके मान निकालेंगे तो यह डी टी अपन डी एस आइसोबेरिक प्रोसेस के लिए टी बाई एम सी पी आ जाएगा। फिर समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से जब भाग देंगे तब आपका आ जाएगा सी पी अपन सी वी आ जाएगा। और इसी का मान होता है गामा। गामा का मान पता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर होता है, जिसमें सी पी बड़ा होता है सी वी छोटा होता है। जिससे पता चल गया कि सी आपका जो है आइसो कोरिक प्रोसेस या इसका ढाल ज़्यादा होगा, और जो है आपका आइसोबेरिक प्रोसेस इसका ढाल कम होगा। वर्क डन फॉर ए ओपन सिस्टम, आप इसे ओपन सिस्टम नहीं, इसे वर्क डन फॉर ए सिस्टम समझ लीजिए। वर्क डन फॉर ए सिस्टम, देखिए क्या होगा कि प्रोसेस की बात करेगा क्लोज सिस्टम। और आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा यानी कि आपका जो पिस्टन रहेगा वह आपका खिसकेगा नहीं, आपका पिस्टन फिक्स रहेगा। तो आपको वर्क डन जीरो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है P इक्वल टू वी टू माइनस वी वन होता है, यही तो आपको वर्क डन होता है। इसमें वैल्यूम क्या है कि चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यूम जब चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही इसलिए दिखा है आइसोकोरिक में आपका वर्क डन जीरो हो गया। लेकिन जो ओपन सिस्टम रहता है, ओपन सिस्टम में आपका होता है W इक्वल टू पी वी टू माइनस वी वन। देखिए यहाँ पे क्लोज सिस्टम का जो फार्मूला होता है ये यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि क्लोज सिस्टम इक्वल टू होता है, क्लोज सिस्टम के लिए जो फार्मूला होता है W इक्वल टू पी इंटू डी वी होता है, जबकि ओपन सिस्टम के लिए आपका माइनस वी डी पी होता है। तो यहाँ पे जो भी फिगर बनेगा पीवी डायग्राम का वह हम बताएंगे जिसमें वर्क डन जीरो नहीं रहेगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आपका जो क्लोज सिस्टम के लिए रहेगा उसमें वर्क डन जीरो प्राप्त होगा। लेकिन अगर यही आपको आइसोकोरिक प्रोसेस है ओपन सिस्टम के लिए, तब आपको वर्क डन प्राप्त होगा। वर्क डन जो प्राप्त होगा यह जो रहेगा पीवी डायग्राम का साइड का एरिया, ये आपका वर्क डन देगा। साइड का एरिया वर्क डन देता है ओपन सिस्टम में। ठीक, अब ऐसे आ जाएगा आपका आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस में आपको क्या होता है, वर्क डन प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है। लेकिन अगर यही ओपन सिस्टम की बात करें आइसोबेरिक प्रोसेस में, तो आपका जो प्रेशर है, प्रेशर आपका कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो आपको क्या हो जाएगा कि आपका डीपी का मान जीरो हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, वर्क डन जीरो प्राप्त होता है। और इसमें जो देखिए इसको लिए जो फिगर बनेगा आई क्लोज सिस्टम के लिए, इसका ये फार्मूला बनेगा कि नीचे का एरिया आपका वर्क डन देगा आइसोबेरिक में, साइड का एरिया आपका जीरो हो जाएगा। अब आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन जो होता है एम आर लाग वी टू अपन वी वन होता है, और इसमें जो होता है एम आर टी लाग वी टू अपन वी वन सेम रहता है। एडियाबैटिक में भी वही हाल है, बस यहाँ पे क्या होता है कि एडियाबैटिक में गामा अपन गामा माइनस वन आ जाएगा बस। अब आपको देखिए यहाँ पे यह अगर पीवी का पावर एन इक्वल टू जो कांस्टेंट रहता है, इसमें हम लोग एन का मान अगर जीरो रखेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, एन का मान अगर जीरो है तो आपका आइसोबेरिक प्रोसेस बनेगा। एन का मान अगर इनफाइनाइट है तो आपका आइसोकोरिक बनेगा। एन का मान अगर वन है तो आपका आइसोथर्मल बनेगा। एन का मान अगर गामा है तो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस बनेगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। फिर अगर यही बात करें, अगर हम लोग डायग्राम की बात करें कैसे बनेगा, तो यही आपका डायग्राम रहेगा कि मान लीजिए कि आइसोबेरिक प्रोसेस वन है, ए है, ए को हम लोग आइसोबेरिक प्रोसेस को ई से दर्शाएंगे। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में आपको देखिए, आपको हम यहीं बता देते हैं कि ये पीवी डायग्राम है, आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइस ये पी हो गया, वी हो गया। आइसोबेरिक में जो प्राप्त होगा ये आपका ऐसे प्राप्त होगा, ये ए वाला है, क्योंकि यह प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। दूसरा है आपका आइसोकोरिक, आइसोकोरिक को बोल रहा है ई से दर्शाने के लिए, तो ई से हो जाएगा। तो ये आपके वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और आपको पता है कि आइसोथर्मल ये जो है रहेगा
यह आपका आइसोथर्मल होगा, और इसके बाद जो आएगा वह आपका क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक। इसके बाद जो आएगा यह आपका रहेगा एडियाबैटिक। तो ये देखिए पहला हो गया आपका कांस्टेंट टेम्परेचर यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। ये दूसरा हो गया आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, सॉरी आइसोकोरिक नहीं, ये हैगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आपका है एक्स अक्ष के समांतर आइसोबेरिक हो गया, ये आइसोथर्मल हो गया, ये आपका पॉलीट्रॉपिक हो गया, और ये आपका एडियाबैटिक हो गया, और ये आपका जो है ये आपका आइसोकोरिक है। यही चीज़ यहाँ पे दर्शाया है, देख लीजिए। ये वाला जो है, ये वाला जो है आपको दिख रहा है, यह आपका है आइसोबेरिक प्रोसेस। यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा, ये जो ए है आपका आइसोबेरिक है, ये जो है ई वाला है यह आपका आइसोकोरिक है, और आइसोथर्मल आपका ये जो है बी है, सी वाला है आपका एडियाबैटिक, और ये जो है आपका डी वाला है, डी वाला आपका एडियाबैटिक है, और सी आपका पॉलीट्रॉपिक है। बाकी अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस देखिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन का मान शून्य होता है उससे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको जो फ्रिक्शन रहता है वह आपका शून्य होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो दी गई हीट रहती है वह जीरो होता है, और एंट्रापी का मान जब हीट देंगे नहीं तो एंट्रापी आपका कांस्टेंट रहेगा। यही चीज़ है रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका जो हीट रहता है जीरो होता है और एंट्रापी कांस्टेंट रहती है। और इरिवर्सिबल की बात करें तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्रिक्शन का मान जीरो ना हो यानी कि नॉन जीरो हो उसे हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, आपका एंट्रापी का मान हमेशा बढ़ता रहता है। जैसे आपका फ्रिक्शन प्रोसेस हो गया, और आपका थ्रोटलिंग प्रोसेस इसका भी एग्जाम्पल हो गया। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और थ्रोटलिंग प्रोसेस जो रहता है यह भी आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। अब यही चीज़ देखिए कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक को हम लोग आइसेंट्रोपिक कहते हैं, किंतु रिवर्सिबल एडियाबैटिक को आइसेंट्रोपिक नहीं कहते हैं। क्यों, तो देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक और एक होता है इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक में जो होता है, जो एक्सटर्नल हीट हम लोग देते नहीं हैं तो जीरो हो जाएगा। इसमें रिवर्सिबल में आपका फ्रिक्शन जीरो होता है, लेकिन क्या होता है इसमें इरिवर्सिबल में हम लोग हीट तो देंगे, एक्सटर्नली हीट नहीं देंगे, मतलब आपका जीरो है, एक्सटर्नल हीट नहीं देते, क्योंकि भाई क्या एडियाबैटिक में तो हम लोग हीट तो देते नहीं, तो यहाँ पे जीरो हो गया है। लेकिन क्या होता है आइसोथर्मल में फ्रिक्शन का मान एडियाबैटिक प्रोसेस में जो रहते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में फ्रिक्शन का मान जीरो नहीं होता है, इसमें फ्रिक्शन होता है। तो क्या होता है कि इसमें जो आएगा डेल्टा क्यू का मान जीरो रहेगा, और यस आपका मान कांस्टेंट रहेगा। और इसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें डेल क्यू का मान बढ़ेगा, और तो क्या होगा एंट्रापी का मान बढ़ेगा। एंट्रापी जब बढ़ेगा तो डेल्टा एस का मान पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे आपका कांस्टेंट ही रहता है। तो इसलिए हम लोग इसे डेल्टा एस जब कांस्टेंट होगा इसलिए हम लोग आइसेंट्रोपिक बोलते हैं, लेकिन इससे पॉजिटिव प्राप्त होने के कारण इसे हम लोग आइसेंट्रोपिक नहीं बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आपके आइसेंट्रोपिक होते हैं, लेकिन एडियाबैटिक जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस रहता है वह आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस नहीं होता है। और जब देखिए अब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या होता है, तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जो रहता है इसमें क्या होता है, आपका एंथैल्पी आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी इसे हम लोग बोलते हैं। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में आपका एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस भी बोलते हैं। तो पूछता है इसमें कि कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस में क्या क्या होता है, तो आपको प्रेशर घटता है, वॉल्यूम बढ़ता है, और एंट्रापी भी बढ़ता है। और इसमें जो टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट रहेगा, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगा, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सटर्नल हीट हम लोग देंगे नहीं तो इसलिए जीरो, लेकिन इंटरनल हीट आपका जीरो नहीं होगा,
और जो वर्क डन प्राप्त होगा इसमें फ्री एक्सपेंशन में, भाई हम तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, जब हीट दे ही नहीं रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए अपने मन कार्य हो रहा है, जो अपने मर्जी से कार्य होगा तो वर्क डन जीरो हो जाता है। तो कह रहा है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस ऑलवेज एक्सपेंशन प्रोसेस, मतलब ये हमेशा विस्तार प्रोसेस होता है। फिर एक्सपेंशन प्रोसेस ऑलवेज एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। अब आ गया थ्रॉटलिंग प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक, सॉरी, थ्रॉटलिंग प्रोसेस या आइसेंथैल्पिक है, ये है आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस को हम लोग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि अगर कोई है रेखा, मतलब है ये है चारों तरफ से, ये मतलब है एडियाबैटिक है, मतलब यहाँ पे हीट का रिजेक्शन नहीं हो सकता है, इंसुलेटेड है ये। तो क्या होगा, ये कहीं पे छोटा सा छिद्र है, तो यहाँ से अगर आ रहा है गैस फैलते हुए, चारों तरफ से आ रहा है और फिर एक जगह ऐसे निकलने दिया जाए, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो प्रेशर रहता है, ये आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहता है, लेकिन जब ये छोटे जगह से जब निकलेगा तो इसका प्रेशर घटने लगता है, बहुत प्रेशर घट जाता है। यही चीज़ यहाँ पे देखिए, प्रेशर आइस जो होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, आपका प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जो इंटरनल एनर्जी रहेगा यह कांस्टेंट रहेगा, और एंथैल्पी जो रहेगा ये भी कांस्टेंट रहेगा। इंटरनल हीट हम लोग जो रहे ये जीरो नहीं होगा, एक्सटर्नल जीरो हो जाएगा, और एंट्रापी का मान आपका बढ़ेगा और वर्क डन जीरो होगा। अब कह रहे हैं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस हमेशा पार्शली ओपन वाल में होता है, मतलब थोड़ा सा जहाँ से खुला हो बस वहीं पे ये होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। जैसे आपको हो गया ये कुकर, थोड़ा सा देखिए खुला रहता है ना, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस कुछ मिनट में कंप्लीट होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस कुछ ही मिनट में होता है, और थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक्सपेंशन रेशियो क्या है? एक्सपेंशन रेशियो जो होता है, तो एक्सपेंशन रेशियो आर जो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ V2 अपन V1, जहाँ आपका V2 रहता है आपका वॉल्यूम एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन, और V1 रहता है बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेंशन पर वॉल्यूम। और देखिए प्रेशर कुकर, यहाँ पे देखिए चौथा है कि प्रेशर कुकर की सीटी से स्टीम का निकलना आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस का एग्जांपल है। दोस्तों अब यहाँ पे पूरा हम लोगों का थर्मोडाइनमिक्स होता है कंप्लीट। अब कल से हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें रोज़ सुबह डेली कंटिन्यू 8 बजे आप लोग तैयार रहिएगा, आपका डेली होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको 40-50 क्वेश्चन हर मिलेंगे और टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कल। तो आप लोग सभी लोग आना मत भूलिएगा लाइव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।